हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का क्लास 12th हिंदी साहित्य। यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो पेपर है इवैल्यूएशन पेपर, इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। आइए देखते हैं फटाफट से कौन कौन से प्रश्न है इसमें। सबसे पहले अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दोस्तों, जब भी आप किसी अपठित गद्यांश या पद्यांश को हल करो उससे पहले एक बार प्रश्न जरूर देख लीजिए सरसरी दृष्टि से, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और एक बार में ही आपको प्रश्न अगर आपने पहले से पढ़ रखे हैं तो एक बार गद्यांश या पद्यांश पढ़ते ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो सबसे पहले जो भी गद्यांश होता है या पद्यांश होता है उसमें आपको एक प्रश्न तो आता ही है उसके शीर्षक का, और शीर्षक जो है ना उसका उचित जो शीर्षक है वो आपको लगभग पहली दूसरी पंक्ति में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है नॉन देशज शब्द है उसका तत्सम रूप क्या होगा। उसके बाद में मृदु बोलने वाले से समाज में बढ़ती हैं, क्या बढ़ती हैं। सभी कार्य वाणी से हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं। उसके बाद में कोयल और कोय में अंतर का आधार क्या है, और मधुर शब्द का विपरीतार्थक गद्यांश में क्या है। तो ये प्रश्न है। अब आइए हम फटाफट से इसको पढ़ते हैं और सारे प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। किस तरीके से आपको उत्तर निकालने में आपको यहाँ पर बताऊंगा। आपको कंप्लीट पेपर हल करिए, और जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से जो स्टूडेंट जुड़े हुए उनको तो पता है आपको बिल्कुल पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा। हमने जो भी वीडियोज़ जारी करते हैं, जो भी मॉडल पेपर्स, जो भी क्वेश्चंस बताते हैं, लाइव क्लास जो होती है उसमें जितने भी प्रश्न उत्तर हम करवाते हैं उसी में से ही आपका पूरा का पूरा पेपर बन रहा है। आज तक जितने 5-6 जो एग्जाम्स हुए हैं सबको पता है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से देख के जाइएगा, जरूर हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। सबसे पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा और साथ ही साथ उत्तर भी हम करते जाएंगे। लिखा हुआ है कि वाणी एक अनमोल वरदान है। कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, जबकि कोय की काँव काँव किसी को अच्छी नहीं लगती। वाणी के बिना सब कुछ सुना है। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है। मधुर भाषी के मुख से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है। अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा ना, तो पहला प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो पहला है अनमोल वरदान, दूसरा है मृदुभाषी, तीसरा है मधुर वाणी और चौथा है बहुभाषी। तो यहाँ बात हो रही है मधुर वाणी की। ठीक है, बात क्या हो रही है, मधुर वाणी की या मीठी वाणी की बात हो रही है। देखो क्या लिखा कि मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और ये जो कोयल जो है ना, कोयल और कोय की वाणी की बात हुई है, तो इसका शीर्षक रहेगा मधुर वाणी। ये जो है ना ऑप्शन ब है। आप लोग कहोगे कि भाई मृदुभाषी भी हो सकता है। मृदुभाषी का मतलब होता है मीठा बोलने वाला। तो यहाँ पर मीठा बोलने वाले की बात नहीं हो रही है, वाणी की बात हो रही है। ठीक है, मीठा बोलने वाले व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बल्कि वाणी की बात हो रही है। मधुर वाणी, मीठी वाणी, मधुर वाणी की बात हो रही है। तो इसका शीर्षक होगा मधुर वाणी। शब्दों को समझिएगा, अगर परीक्षा में हड़बड़ाहट में या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में अगर जल्दी कर दिया तो गलत करके आ जाओगे। ठीक है, मिलते जुलते शब्द है। मृदुभाषी का मतलब होता है मीठी भाषा बोलने वाला, और मधुर वाणी का मतलब होता है मधुर वाणी, यानी जो मीठी वाणी है उसकी बात हो रही है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन स। दूसरा प्रश्न है नॉन देशज शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है। मधुर भाषी के मुख से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है। उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसके वश में हो जाता है। मीठी वाणी केवल सुनने वाले को ही आनंदित नहीं करती, वरन बोलने वाले को भी आनंद पहुंचाती है। तुलसी ने कहा है, मीठे वचन ते सुख उपजत चहु, और मृदुभाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है। जो मीठी भाषा बोलने वाला व्यक्ति होता है वो समाज में क्या करता है, सद्भावना का प्रसार करता है, सद्भावना फैलाता है। प्रश्न यहाँ से भी बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ कि कटु भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की हानियाँ उठानी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति के लिए ही कहा गया है, खीरे का मुंह काट के मलियन नौन लगाए। अब नौन का मतलब होता है नमक। ठीक है, नौन का मतलब होता है नमक। तो दूसरा प्रश्न है कि नॉन देशज शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका तत्सम रूप होगा नमक। ठीक है, इसका तत्सम रूप होगा नमक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहा गया यहाँ पे, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए तो चहु सजाए, उस यही सजाए। फिर कहा गया है कि कटु भाषा का प्रयोग काम को बिगाड़ देता है। जहाँ मधुर वाणी अमृत है, वहीं कटु वाणी विष है। तो तुलना करिए कि वाणी जो है किस तरीके से काम को बना सकती है, किस तरीके से काम को बिगाड़ सकती है। कटु भाषा जहाँ पर काम को बिगाड़ सकती है, वही मधुर भाषा काम को बना सकती है।
कहा भी गया है मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। ठीक है, तो आइए प्रश्न करते हैं। देख लिया हमने, पहले का होगा स, दूसरे का होगा ब। तीसरा प्रश्न है मृदु बोलने वाले से समाज में बढ़ती है एकता, अनेकता, सद्भावना या फिर दुर्भावना। तो ऑप्शन स इसका राइट है, मृदु भाषा बोलने वाले से समाज में सद्भावना बढ़ती है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था कि मृदुभाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है। नेक्स्ट है, हड़बड़ाहट नहीं करनी आपको, एग्जाम में धीरे धीरे पैसेज को पढ़िएगा। एक बार प्रश्न पढ़ के आप जब गद्यांश पढ़ेंगे ना, तो पहली बार में आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है कि सभी कार्य वाणी से हो जाते हैं। वाणी से सभी कार्य क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं या सफल हो जाते हैं, या फिर सफल और विफल हो जाते हैं, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन स, वाणी से जो है सभी कार्य सफल और विफल हो जाते हैं। अगर वाणी मीठी है तो काम सफल होंगे, अगर वाणी कटु है तो काम विफल हो जाएंगे। तो ये वाणी पर निर्भर करता है। अब अगर यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मधुर वाणी से सभी कार्य क्या हो जाते हैं, तो उत्तर लिखेंगे मधुर वाणी से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। अगर लिखा हो कि कटु वाणी से सभी कार्य क्या हो जाते हैं, तो लिखेंगे विफल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल वाणी की बात हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे अगर मीठी वाणी तो सफल, अगर कटु वाणी है तो विफल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन स। नेक्स्ट है पांचवा, कोयल और कौवे में अंतर का आधार है। क्या है? उनका रंग, उनका कर्म, उनकी वाणी या फिर उनका व्यवहार। तो कोयल और कौवे में उनकी वाणी का अंतर है। वाणी से ही पता लगेगा कि ये कौवा है या फिर कोयल है, क्योंकि कलर तो दोनों का एक जैसा होता है, रंग तो दोनों का एक जैसा होता है। अगला प्रश्न है छठा, मधुर शब्द का विपरीतार्थक गद्यांश में क्या दिया हुआ है? मीठा, मीठी, मधुरता या कटु। तो मधुर शब्द का विपरीतार्थक शब्द इस गद्यांश में दिया हुआ है कटु, है ना। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जहाँ कटु भाषा है ना, मधुर भाषा और कटु भाषा, तो इसका विपरीतार्थक शब्द है कटु। अब हम करेंगे अपठित काव्यांश। सामने कोहरा घना है, मैं पढ़ लेता हूँ फटाफट से और उसके बाद में आपको प्रश्न कराता हूँ। आप पहले प्रश्न पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आपको ये पढ़ना है, एग्जाम में इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ कि सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ, क्या इसी एहसास में जीऊँ या जैसा भी हूँ नन्हा सा एक दिया तो हूँ, क्यों न उसी की उजास में जीऊँ, हर आने वाला क्षण कम से कम मैं उनमें तो नहीं जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं, हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं। मुझे यही कहता है अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो, और मैं कहता हूँ न सही सूरज एक नन्हा दिया तो हूँ, जितनी भी है लो मुझ में उसे लेकर जिया तो हूँ, उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू आंगन में उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं। तो आइए करते हैं, पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि सामने कोहरा घनाए रेखांकित शब्द का तात्पर्य क्या है। तो कोहरे का अर्थ वैसे तो धुंध होता है ना, लेकिन यहाँ पर इसका जो अर्थ है ना वो है हताशा, निराशा। सामने कोहरा घनाए मतलब अगर कोई व्यक्ति मान ले निराश हो जाए कि भाई समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर हताश निराश हो जाए तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन द, हताशा निराशा। नेक्स्ट है काव्यांश में छिपे संदेश को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन है दीपक की सूरज को चुनौती, दीपक का जलना, प्रकाश फैलाना या फिर शक्ति भर जीवन जीने का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 10, शक्ति भर जीवन जीने का। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर दिया ये मान ले कि भाई मैं तो छोटा सा हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या इसी एहसास में जीऊँ जैसा भी हो नन्हा सा एक दिया तो। वो कह मैं जो भी हूँ, मैं भले ही छोटा हूँ दीपक, लेकिन मैं एक दीपक तो हूँ, क्यों ना उसी की उजास में जीऊँ, मेरा जो भी प्रकाश है मैं उसी भाव को लेकर के जीऊँ। तो दीपक की जीजीविषा, जीजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की आशा। तो यहाँ पर शक्ति भर जीवन जीना, ठीक है, इसका आंसर रहेगा द। नेक्स्ट है दीपक और अमावस यहाँ प्रतीक हैं। तो दीपक जो है वो उजाले का प्रतीक है, आशा का प्रतीक है, और अमावस जो है वो गहन निराशा का प्रतीक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन यहाँ पर द। नेक्स्ट है हर रात अमावस बनाए बैठे हैं, रेखांकित शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा अमावस्या। ठीक है, इसका तत्सम रूप होगा अमावस्या, ऑप्शन ब। नेक्स्ट है उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक निम्न विकल्पों से चुनिए। ऑप्शन है इसका शीर्षक आपको घना कोहरा, सर्वशक्ति संपन्नता, निराशा या फिर दीपक की जीजीविषा। तो द ऑप्शन रहेगा दीपक की जीजीविषा। जीजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की आशा। और अगला प्रश्न है पूर्णिमा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो पूर्णिमा का विपरीतार्थक शब्द होगा अमावस। ठीक है, अमावस्या अगर होता तो अमावस्या, लेकिन नहीं है तो अमावस ही होगा।
तो ये हमने किया और अब हम यहाँ पर करेंगे जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं उनको देखेंगे। लिखा हुआ रिक्त स्थान, गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है। तो माधुर्य गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है। काव्य गुण जो होते हैं 3 काव्य गुण है, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। तो काव्य में अगर मधुरता उत्पन्न करनी है तो वहाँ पर माधुर्य गुण होगा, तभी काव्य में मधुरता उत्पन्न होगी। दूसरा है कि काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को कहा जाता है, तो काव्य के दोष कहा जाता है। काव्य के दोष है ना, रस के उत्कर्ष में बाधक तत्वों को काव्य के दोष कहा जाता है। सही आंसर रहेगा यहाँ पे काव्य दोष। तीसरा प्रश्न है, छंद के किसी चरण में उसको पढ़ते समय जहाँ विराम की आवश्यकता होती है, यानी हल्का जो ठहराव आता है, छंद जब पढ़ते हैं ना तो हल्का जो ठहराव आता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे यति कहते हैं। आपने पढ़ा होगा जब छंद की परिभाषा जब लिखते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर यति, गति, वर्ण, शब्द, वर्ण, यति, गति, तुक जो सब मिलकर के एक छंद बनता है, तो यति जो है ना वो हल्का सा विराम जहाँ पर आता है उसे यति कहते हैं कि चरण में इतनी मात्राओं पर यति होती है, इतने वर्णों पर यति होती है, इस तरीके से जो वो कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है, कुंडलिया छंद की प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो कुंडलिया छंद की प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। आपको याद होगा कि कुंडलिया जो है वो दोहा और रोला से मिलकर के बनता है। दोहा और रोला से मिलकर के कुंडलिया बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं कुंडलिया में, क्योंकि 4 चरण होते हैं रोला के और 2 चरण होते हैं दोहा के, तो ये 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है, मनहु कठिन आंगन चली ताते राते पाए। काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो अब आप देखिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो सकता है कि जहाँ कारण नहीं है वहाँ पर उसको जो है वो कारण माना गया है, तो इसमें सीधा सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है ना, मानो कठोर आंगन चली, मनहु कठोर आंगन चली, तो यहाँ पर जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, साल वृक्ष 2 अति विशाल थे, मानो प्रहरी हो वन के। पंक्तियों में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, मतलब जो नहीं है उसी को मान लिया गया है, तो यहाँ पर भी जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, जहाँ पर मनो, मानो, जानो इस तरीके के जो शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर जिस चीज़ की संभावना नहीं होती उसी को कारण मान लिया जाता है, उसी को मान लिया जाता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इन दोनों में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बाकी के जो प्रश्न है ना, इसका जो हम वीडियोज़ जो अपलोड कर रहे हैं, लगातार आपको वीडियोस मिल रहे हैं और कल पूरे दिन भर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। उसमें हमारे वीडियोस में आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, अन्योक्ति, अलंकार, समासोक्ति, पत्र, पत्रिका, जो भी प्रश्न है ना, ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज शाम को 8:30 से 9 बजे हमारी लाइव क्लास रहेगी, आप ज्वाइन करिएगा। आपको कंप्लीट हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में, तो आप हमारी लाइव क्लास में आइए, ज्वाइन करिए लाइव क्लास। 8:30 या फिर 9 बजे हम लाइव क्लास शुरू करेंगे आज, कल भी हमारी लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।